तो न्यू चैप्टर है कैपेसिटर। समझते हैं भाई कैपेसिटर क्या है। देखिए, तो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना हो व्हाट इज कैपेसिटर, तो आप बोलेंगे कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electrical potential energy and charge। बेसिकली एक डिवाइस है, आप इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज हो सकती है एंड चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होगी। ठीक है। देन द measurement of ability of a capacitor to store charge or electric potential energy is called capacitance। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर एक कैपेबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, बट उसका मेजरमेंट भी कर पा रहा है एंड उसके मेजरमेंट को, उसकी जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, इस एबिलिटी के मेजरमेंट को हमने बोला हुआ है दैट इज कैपेसिटेंस। ठीक है। वर्ड्स के फॉर्म में हम कैपेसिटेंस को कुछ ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। मैथमेटिकली देखते हैं कि इस एबिलिटी को कैसे मेजर करना है, अभी देखते हैं इसको। इसके पहले मैं बोल रहा हूँ कि जनरली अ कैपेसिटर is consist of two insulated conductor which carry equal and opposite charges। Generally a capacitor is a consist of two insulated conductor। इंसुलेटेड कंडक्टर का सेंस यहाँ पर समझिए क्या है। इंसुलेटेड कंडक्टर मींस दो कंडक्टर होंगे बट उनके बीच में डायरेक्टली कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा कि आपने किसी वायर के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू उनको कनेक्ट कर, ऐसा नहीं होगा। तो insulated conductor which carry equal and opposite charges, generally a capacitor is consist of two insulated conductor which carry equal and opposite charges, so that there is a potential difference between both conductors। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जनरल टर्म्स में बात करें तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर जनरल टर्म्स में बात करें तो दो इंसुलेटेड कंडक्टर होंगे, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे एंड दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं मैं आपको कि कोई भी केस हो सकता है। लेट मैंने बोला आपसे कि एक ये कंडक्टर था, एक ये कंडक्टर था, है ना। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। ऑब्वियसली यहाँ पर फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होंगी, बताइए ऐसे कुछ फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगे इनके बीच के स्पेस में, है ना। ये फील्ड लाइन सरफेस पे होगा चार्ज, ऑब्वियसली चार्ज सरफेस पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे कुछ फील्ड लाइंस यहाँ पर इस स्पेस में एग्जिस्ट करेंगी। सारी तो ड्रॉ नहीं की जा सकती, मैंने कुछ फील्ड लाइंस आपको दिखा दी। तो ये आप बोल सकते हैं दिस इज अ कैपेसिटर। ठीक है। दोनों के बीच में आपको दिख रहा है कि फील्ड लाइन एक से स्टार्ट होकर के दूसरी सरफेस पे जाकर टर्मिनेट हो रही है। तो ऑब्वियसली फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो पोटेंशियल में भी डिफरेंस, दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंट है, तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लिया जा सकता है। मैंने इस तरह के एक एग्जांपल ले लिया है।
सर लास्ट स्क्रीन दिखा दीजिए एक बार। क्या हुआ? लास्ट स्क्रीन। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस बार कंडक्टर दिखाए अगेन, बट इस बार कंडक्टर कैसे हैं? दो स्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल पे मैंने आपसे बोल दिया कि लेट चार्ज है कुछ, देख पा रहे हैं बेटा? यस इससे सर। बोल दिया आपसे कि ये इसकी सरफेस पे चार्ज मैंने कुछ दे रखा है, लेट प्लस क्यू चार्ज है। तो ऑब्वियसली इसकी इनर सरफेस पे भी जो चार्ज होगा वो माइनस क्यू होगा। ये हमने कंडक्टर वाले पोर्शन के अंदर पढ़ रखा है, माइनस क्यू चार्ज होगा। दोनों ही कंडक्टर के बीच में फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी, बताइए, है ना? यहाँ पर फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं फील्ड यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरह से आप फील्ड को दिखा सकते हैं। इस डायरेक्शन में कुछ फील्ड होगी, यहाँ पर ऐसे कुछ फील्ड लाइंस भी होंगी, है ना? ऐसा होता है कुछ? बताइए, दोनों ही कंडक्टर्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। बताइए, ठीक है ना? तो अभी ये एक कैपेसिटर का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही एक केस ये हो सकता है, मैंने यहाँ पर बताइए क्या किस तरह की ज्योमेट्री है? बताइए क्या बना है ये, किस तरह की ज्योमेट्री है? दो प्लेट्स है ना? उन प्लेट्स को मैंने टिल्ट करके दिखाया हुआ है। इन प्लेट्स पे भी मैंने अगर चार्ज दे दिया इस तरह से, अब ये तो मैंने साइड व्यू, मतलब ये तो कुछ एंगल पे व्यू दिखाया हुआ है। साइड व्यू देखेंगे एग्जैक्टली तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ। बताइए, साइड व्यू तो ऐसा दिखेगा कुछ। तो ये मैंने आपको दो प्लेट्स दिखा दी हैं। अगर मैं चार्ज दूं यहाँ पर प्लस क्यू एंड यहाँ पर माइनस क्यू, तो वो चार्ज आपको पता है इस तरह से डिसाइड करता है। ये हम कंडक्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, ऐसे आएगा यहाँ पर चार्ज, ये हो जाएगा ना? बताइए। तो ये भी एक कंडक्टर का एग्जांपल, यहाँ पर प्लस क्यू है इस वाली सरफेस पे, एंड इसकी इनर सरफेस पे ये माइनस क्यू होगा। ओके, और एग्जांपल कैसे हो सकते हैं? और एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है, देखिए ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम में भी सेम चीज हो सकती है। लेट यहाँ पर प्लस क्यू दे दिया, यहाँ पर माइनस क्यू दे दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, आपको पता है कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर इस वाली सरफेस पे प्लस क्यू रहने वाला है, इस वाली इनर सरफेस पे माइनस क्यू रहने वाला है। सेम चीज ही है, कोई चेंज नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी एक कैपेसिटर का एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स आप बना सकते हैं, है ना? एक और एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है वो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया हुआ है, एंड इसको कवर करते हुए एक मैंने सिलेंड्रिकल शेल कंसिडर की है इस तरह से। ये देखिए, एक सिलेंड्रिकल शेल ये कंसिडर की हुई है ना? अब इस केस में भी ऐसा ही कुछ किया जा सकता है। आप इस इनर सिलेंड्रिकल शेल को चार्ज दे दीजिए, तो वो चार्ज कहाँ पर लाई करेगा? इसकी सरफेस पे। एंड उतना ही चार्ज, इसको मैंने टोटल प्लस क्यू चार्ज दिया, उतना ही चार्ज इस आउटर सिलेंड्रिकल शेल को दे दीजिए, तो वो कहाँ पर लाई करेगा? इसकी इनर सरफेस पे, टोटल माइनस क्यू। तो आपको ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हुए कि इन सबको हम बोल सकते हैं कंबाइनली दीज ऑल आर कैपेसिटर्स। डिफरेंट डिफरेंट शेप के, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आप कैपेसिटर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। इट इज noticeable that the electric field at any point
at any point in the region between the plates is proportional to the magnitude of charge Q on each conductor in a capacitor। इस लाइन का मतलब समझिए। चलिए इस लाइन का मतलब समझते हैं क्या है इसका मतलब। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फील्ड बिटवीन द प्लेट अगर निकालना हो तो आपको तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है दो प्लेट्स हैं, इनके बीच के स्पेस में अगर फील्ड निकालनी तो फील्ड कैसे निकालेंगे, तो आपने सीखा हुआ है। फील्ड जब हम इस केस में लिखते थे तो कैसे लिखते थे बताएगा कोई? बताइए अगर इस स्पेस में मुझे फील्ड लिखनी होती, कंडक्टर वाले चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है, तो फील्ड कैसे लिखते हैं हम लोग? मैंने बोला था कि आपको जो सरफेसेस दिख रही है उन पे चार्जेस देखना होगा, एंड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाता अगर प्लेट का एरिया ए होता तो। ऐसा होता? यस सर। ठीक है ना? तो यस सर। ये होती। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं चार्ज को डबल कर दूंगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ई तो क्यू के प्रोपोर्शनल दिख रहा है मुझे, है ना? सिर्फ इस केस में नहीं, आप कोई भी केस कंसीडर करिए, यहाँ पे जितनी भी केस मैंने ड्रॉ कर रखी है उन सारे केस में आपको यही रिलेशन मिलेगा। आप अगर इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी इस पॉइंट पे फील्ड लिखेंगे तो आपको पॉइंट चार्ज वाला रिलेशन मिलता था इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या होता था रिलेशन? तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर आर क्या होगा, इस इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में कोई वैल्यू होगी, है ना? अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं क्यू को डबल कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। एज वेल एज अगर मैं इस जनरल केस के अंदर भी बात करूं तो भी आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट के फील्ड की बात करेंगे, आपने चार्ज को डबल किया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट हो रही होंगी वो भी डबल हो गई, देन उतनी ही डबल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इधर से इधर जाएंगी। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे कि फील्ड की इंटेंसिटी तो डबल ही होगी। बताइए, समझ पा रहे हैं ये बात? यस सर। ओके, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ रिलेटेड है। हम फील्ड को डबल करेंगे, सॉरी हम चार्ज को डबल करेंगे तो फील्ड बिटवीन बोथ कंडक्टर्स हर बार आपको लीनियरली प्रोपोर्शनल दिख रही है। क्या दिख रही है? लीनियरली प्रोपोर्शनल दिख रही है। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर आता है कि अगर फील्ड लीनियरली प्रोपोर्शनल है तो अब आपको पता है फील्ड और पोटेंशियल के बीच में तो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो वाला डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर वाला, है ना? माइनस ई। सही। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया, रिलेशन चेंज नहीं होगा। चार्ज को डबल करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो वैरी तो वैसे ही कर देगी, बट मैग्नीट्यूड उसका डबल हो गया है हर एक पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी तो आपको लीनियरली प्रोपोर्शनल दिखेगा ई के साथ। बताइए, क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस यस सर। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल है, as well as जो potential difference है between the plates, between the conductor in a capacitor, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है ना? तो क्या यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? बताइए, ठीक है ना? यस सर। ऐसा कुछ हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में भी, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड चार्ज के बीच में भी मुझे एक रिलेशन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी में आगे, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी between the plates or conductor is also proportional to Q, is also proportional to Q। ठीक है, ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? एंड अगर ये प्रोपोर्शनल होगा तो Q प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के या डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है Q के, एक ही बात है ना? लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के।
देन यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा एंड वो कांस्टेंट है यहाँ पर c। देन ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है q बाय डेल्टा v, इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने जो कांस्टेंट यहाँ पर यूज कर रखा है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। हम इसको ही बोल रहे हैं दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, या सॉरी इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है क्या? ओके तो मैथमेटिकली आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कैपेसिटर and potential difference between the plates of a capacitor is called capacitance, is called capacitance। बताइए समझ पा रहे हैं? ओके यस सर। यहाँ पर प्लेट या जिस भी शेप के कंडक्टर हैं आप उनकी बात कर सकते हैं। कंडक्टर ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो मैथमेटिकली हमने कैपेसिटेंस को ऐसा डिफाइन किया और अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यूनिट क्या होगी कैपेसिटेंस की? तो इसकी यूनिट होगी सिंपली, यहाँ पे इस रिलेशन को देखिए क्या लिखा है, कूलॉम पर वोल्ट। तो दिस इज कूलॉम पर वोल्ट, और हम इसको एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज फैरेड। क्या है बेटा? फैरेड। ओके बताइए यहाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी भी तरह की कोई डाउट? तो भाई एक, अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर अगर यहाँ पर पढ़ेंगे जो मैंने लिखी हुई है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है, आना चाहिए कुछ लोगों के दिमाग में, कि सर एक ऐसी डिवाइस जो कैपेसिटर, जो चार्ज को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करे, उसको हम कैपेसिटर बोल सकते हैं, एंड उसके लिए हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या अगर हम कोई एक सिंगल कंडक्टर ले लें, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सिंगल स्फीयर ले लिया, इसको भी तो हम चार्ज दे सकते हैं, एंड जब हम इसको चार्ज इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं तो इसके पास भी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो क्या हम इसके लिए कैपेसिटेंस डिफाइन नहीं कर सकते? क्या हम इसके लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब हम यहाँ पर इस बॉडी को देख रहे हैं, तो इसको आप स्फेरिकल कैपेसिटर वाला जो एग्जांपल उसके साथ मैच कर सकते हैं। देखिए इसको मैच करते कि सिंगल स्फेयर है एंड एक बार कैपेसिटर है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है। अच्छा बताइए यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो फील्ड लाइंस इनर स्फीयर ए से ओरिजिनेट हुई हैं, वो कहां पर जाकर टर्मिनेट हुई हैं? बताइए। आउटर स्फीयर बी पर है ना, आउटर स्फीयर बी के इनर सरफेस पे। यहाँ पर जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही होंगी वो कहां जाकर के टर्मिनेट हो रही होंगी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको आंसर देना है कि यहाँ पर इसकी सरफेस से जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई हैं वो कहां पे जाकर के टर्मिनेट होंगी? इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे, करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इन्फिनिटी पे जाकर के ये फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक और स्फीयर है, बट वो कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे। infinite, समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात? एक और स्फीयर है बट वो कहाँ पर है? इनफाइनाइट। तो बेसिकली यहाँ पर भी जब आप इस तरह का एज्यूम कर रहे हैं कि इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट हो रही हैं, तो इनफाइनाइट पे कैपेसिटर एक दूसरा कंडक्टर है, एंड टोटल जो यहाँ पर भी चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ दिस नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी माइनस क्यू एज्यूम किया जा सकता है। देन आपको यहाँ पर अब ये दोनों केस सिमिलर दिखने लगे। बताइए समझ पा रहे हैं, है ना? ठीक है। तो अब इस केस में आप जब यहाँ पर कैपेसिटेंस डिफाइन करते, इस केस के अंदर जब आप कैपेसिटेंस डिफाइन करते तो कैसे डिफाइन करते? तो आप बोलते चार्ज जो हमने दिया है
इस रिलेशन को मैं यूज कर रहा हूँ। चार्ज जो हमने दिया है कैपेसिटर को, Q एंड माइनस Q, उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंडक्टर्स। यही है डेफिनेशन, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स या बोथ द कंडक्टर्स। तो यहाँ पर आप सिंपली A एंड B इन दोनों ही स्फीयर्स के जो पोटेंशियल थे इनके बीच का डिफरेंस लेने वाले थे, है ना। जब आप इस केस में कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे तो इस केस में आपको दिख रहा है कि Q तो Q है, Q एंड माइनस Q चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस किसका, तो आप V इस वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान सकते हैं, एंड इस वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, सॉरी वो कितना हो जाएगा, 0। बताइए, ठीक है ना। Yes, sir. इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, इनफाइनाइट पे 0. 0 होता है ना, तो उसका पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो V माइनस 0 हो गया। तो अब आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है कि सिंपली इसके लिए कैपेसिटेंस से डिफाइन किया जाएगा एंड वो सिंपली Q डिवाइडेड बाय V पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर हो रहा है। मैं हटा देता हूँ जो भी चीजें मैंने इमेजिन कर रखी हैं, मैंने ये इमेजिन कर रखा था, ये सारी चीजें जो इमेजिन कर रखी थी मैंने इनको रिमूव कर दिया है। अब आप क्या बोलेंगे कि अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसके कैपेसिटेंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं और उसी लॉजिक से डिफाइन करना है, बट वो कितना आ रहा है, Q by V, where Q is the charge given to this sphere and V is the potential of this sphere। तो आप सिंगल कंडक्टर के लिए भी कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं उसी तरह से सिमिलैरिटी को यूज करके। ओके, अब एक नोट है यहाँ पर, net charge on a capacitor is always taken 0 naturally। देखिए आप, मैंने जितने भी केसेस यहाँ पर दिखाए हैं कैपेसिटर के, देख पा रहे हैं। फर्स्ट केस में हम देखिए नेट चार्ज कितना है, पूरे के पूरे कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है, 0। सेकंड एग्जांपल के अंदर नेट चार्ज कितना है, 0, Q माइनस Q। थर्ड के अंदर Q माइनस Q, Q माइनस Q। तो हर एक केस में आपको नेट चार्ज जो मिल रहा है वो तो 0 है ना। बताइए, ठीक है ना। तो नेचुरली किसी भी कैपेसिटर की जो नेचुरल स्टेट होती है उसमें आप बोलेंगे कि नेट चार्ज उस पर हमेशा 0 होगा। दो कंडक्टर होंगे, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर बताया हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। Yes, sir. Yes. देखिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, कैपेसिटर के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, कुछ ही हैं, सारे नहीं हैं, और भी बहुत तरह के, बहुत शेप के आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिखाए, सिल्वर्ड माइका है ये, ठीक है, इसका बना हुआ कैपेसिटर, पॉलिस्टर का कैपेसिटर है, पॉलिस्टरीन है इसके अंदर, इसके अंदर सिरेमिक यूज किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको कैपेसिटर आपको यूज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि यूजेस क्या है कैपेसिटर के। तो यूजेस में कुछ यूजेस लिख रहा हूँ, बहुत सारे यूजेस हैं। आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जा रहा है तो मोस्ट कॉमनली उसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स का यूज होगा, क्लियर। Yes, sir. तो कुछ कुछ यूजेस मैं उसमें से लिख रहा हूँ। कैपेसिटर्स आर widely used in electric circuits। For example, they are used to tune the frequency of radio receiver। ये क्या है, रेडियो रिसीवर क्या है, तो सिंपली रेडियो में फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हैं, तो वो पर्टिकुलर वो जो फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी पे कोई चैनल ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है उसी को कैच कर रहा है ना। उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्रिक्वेंसी आप सेट करेंगे तो वो नहीं हो रही। उसके पीछे जो मेन रीजन है उसमें कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये रिसीविंग जो एंटीना होते हैं
उसमें कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल है। ये अभी आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा थोड़ा सा। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, दे आर यूज्ड एज फिल्टर्स इन पावर सप्लाईज। ये क्या है? बेसिकली जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, ठीक है, तो एसी से डीसी में कन्वर्जन बहुत सारे स्टेप्स में होता है। क्लियर? उसी एक स्टेप में फाइनल स्टेप जो होता है, जब हमने एसी को ऑलमोस्ट उसके फ्लक्चुएशंस कम कर दिए होते हैं, बट उसको परफेक्टली डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें वापस से उसको फिल्टर करना होता है, तो वहां पर भी हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, जिसका यूज भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो यूज है ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टू एलिमिनेट sparking in electrical circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्पार्किंग कई बार होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस बनते हैं, आपने स्विच को क्लोज किया, स्पार्किंग होती है। इस तरह के और भी कई सारे प्रैक्टिकल केसेस हैं जो होते हैं जहां पर स्पार्किंग होती है सर्किट के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम कैपेसिटर को लगा देते हैं। क्लियर? क्यों होती है स्पार्किंग, ये भी रीजन हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर। वहां पर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है इस पर्पस के लिए। ठीक है, देन बाकी तो मैंने आपको बता दिया, दे आर यूज्ड एज एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो ये सेव कर ही रहे हैं, तो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस है, स्टोरिंग डिवाइसेस हैं बेसिकली, है ना, इसकी तरह पे हम यूज कर सकते हैं। एज वेल एज ये जो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं, इनका यूज बहुत सी जगह पर, फॉर एग्जांपल आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल फ्लैश वाली चीजें होती हैं, वहां पर इंस्टेंट एनर्जी जो चाहिए होती है वो कैपेसिटर से सप्लाई होकर के आती है। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है क्या? तो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश यूनिट। ओके, ठीक है। देन तो वन बाय वन कुछ टाइप के कैपेसिटर्स हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। फर्स्ट केस है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या लिया हुआ है हमने? स्फेरिकल कैपेसिटर लिया हुआ है। ठीक है, लेट कि ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में मैंने एक कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दे दिया, दूसरे को माइनस क्यू दे दिया है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि आपने किसको प्लस क्यू दिया है, किसको माइनस क्यू दिया है। ओके, तो आप किसी को भी प्लस क्यू, किसी को भी माइनस क्यू दे सकते थे, तो मैंने इसको माइनस क्यू, इसको प्लस क्यू दिया हुआ है। देन इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल ए कंसिडर किया हुआ है, एंड बाहर वाला जो आपको स्फीयर दिख रहा है, स्फेरिकल शेल दिख रही है, उसकी रेडियस को मैंने स्मॉल बी कंसिडर कर रखा है। ठीक है, ओके। देन अब देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? उसके लिए हमें चाहिए था कि दोनों ही कंडक्टर के पास कितना चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड, तो वो तो हमें क्यू दिख रहा है। देन हमें क्या चाहिए होता है? इन दोनों ही स्फीयर्स के, इन दोनों ही कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अंदर वाले को मैं ए बोल रहा हूँ, बाहर वाले को मैं बी बोल रहा हूँ। बताइए, पोटेंशियल्स लिखने हैं हमें, दोनों के पोटेंशियल्स लिखने, तब हम जाकर के दोनों का डिफरेंस लिख पाएंगे। पोटेंशियल लिखना तो हमने कंडक्टर के अंदर सीखा हुआ है ना। बताइए पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए कितना होगा? तो इस पे खुद पे जो चार्ज है, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल होगा के क्यू बाई स्मॉल है। बाहर वाला जो स्फीयर है उस पे जो चार्ज है, उसकी वजह से भी तो इसके अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कंट्रीब्यूट हो रहा है।
बाहर वाले Yes, पे टोटल चार्ज कितना, माइनस क्यू। तो उसकी वजह से इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इनसाइड द स्फीयर जो चार्ज, जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। बताइए, समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? yes, sir. बाहर वाले स्फेरिकल शेल पे माइनस क्यू चार्ज था, तो उसकी वजह से उसकी सरफेस पे जो होगा उतना ही हर एक पॉइंट पे होगा इनसाइड। तो मैंने उसकी सरफेस का पोटेंशियल उसकी चार्ज की वजह से लिखा हुआ है। सिमिलरली स्फीयर बी का स्फेरिकल सरफेस जो है बी, इसका पोटेंशियल बताइए, इसका पोटेंशियल कितना है? तो इसके पोटेंशियल के लिए भी सेम चीज है कि इसकी खुद की सरफेस का जो पोटेंशियल होगा, इसके खुद में जो चार्ज है इसमें, उसकी वजह से जो इसका पोटेंशियल होगा वो माइनस का के क्यू बाई बी है। देन जो इनर स्फीयर आपको दिख रहा है, इस पे जो चार्ज है, इसकी वजह से भी इसकी स्फीयर बी के हर एक पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, वो कितना है? वो आप लिखेंगे दैट विल बी के क्यू बाय बी। बी सेंटर पे मानते हैं पूरा चार्ज, यहाँ पर ये जो चार्ज है कहाँ मानते हैं, सेंटर पे मानते हैं, देन उसकी वजह से पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो बी है ना रेडियस सेंटर से बाहर वाले सरफेस की, तो बी है। वीए वीबी दोनों मुझे मिल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी निकाल देते हैं, वीए माइनस वीबी। तो ये क्यू बाई ए, ये वाले टर्म तो कैंसिल हो गए, बताइए, ठीक है ना? तो के क्यू बाई ए माइनस का के क्यू बाई बी बन रहा है ये। तो डेल्टा वी की वैल्यू मुझे मिल गई है, दिस इज के क्यू बी ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी ए, है ना? यहां से मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, क्यू बाई डेल्टा वी, क्यू बाई डेल्टा वी मैंने लिख दिया है। तो क्यू बाय डेल्टा वी लिखेंगे तो ये बन रहा है के बी ए अपॉन बी माइनस ए, नहीं उल्टा हो गया, के अपॉन में आया है, ये बन रहा है। बताओ बेटा, है ना? के की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 है, तो 4πε0 ऊपर आ जाएगा। तो क्यू बाई डेल्टा वी कितना आ रहा है, 4πε0 बी ए अपॉन बी माइनस ए आ जाएगा। क्यू बाई डेल्टा वी क्या है? तो क्यू इज द चार्ज जो हमने दोनों को दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड, एंड डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दिस इज द कैपेसिटेंस। ये आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ओके, बताइए, ठीक है? आपको इस रिजल्ट से ये दिख रहा है कि द कैपेसिटेंस depends on the physical dimension of both spherical shells। दिख रहा है ना आपको? ये जो कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट किया हुआ है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, क्या ये कहीं पे भी क्यू की वैल्यू पे डिपेंडेंट है? नहीं। क्या ये कहीं पे भी इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है? नहीं। ये किस पे डिपेंडेंट है? तो फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ पा रहे हैं क्या? सिमिलरली वैसे ही जैसे जब हम किसी वायर के रेजिस्टेंस की बात करते थे, तो क्या किसी वायर का रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंडेंट होता था कि उस वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है? नहीं। रेजिस्टेंस तो रो एल बाई ए होता था, रो एल बाई ए ही होगा। अब जब तक इनमें से कोई पैरामीटर चेंज नहीं करेंगे तो करंट फ्लो हो ना हो, उसका रेजिस्टेंस उतना ही है। सिमिलर मैनर में इस स्पेयर पे आपने चार्ज, इस कैपेसिटर को आपने चार्ज दिया हो या ना दिया हो, इसका कैपेसिटेंस इतना ही है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब अभी अगर सिंगल एक आइसोलेटेड स्पेयर होता, इन दैट केस उसका कितना कैपेसिटेंस होता? तो लेट, अगर एक सिंगल आइसोलेटेड स्पेयर ले लेता मैं, तो इन दैट केस मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है कि आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, एंड इनफाइनाइट पे आपने चार्ज लिया हुआ है कितना, माइनस क्यू। आपने इनफाइनाइट पे दूसरा वाला कंडक्टर ले रखा है, इनफाइनाइट वाले का पोटेंशियल तो जीरो ही है ना? देन आप चाहें तो यहाँ पर आप सिंपली इसका पोटेंशियल लिखें,
एंड क्या करें, इसको जो चार्ज दिया वो लिखा, देन इसका पोटेंशियल लिखें, सॉल्व कर दें। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर दोनों सिमिलर चीजें हैं तो बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है इस केस में और नेक्स्ट केस में, यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो आउटर स्फीयर की रेडियस है, एंड जब आप यहाँ पर इस केस में देख रहे हैं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, Infinite. इनफाइनाइट। तो आपको क्या करना चाहिए, आप सीधे सीधे इस रिलेशन के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए अपॉन बी माइनस ए पे इनफाइनाइट रख दें। बट इनफाइनाइट रखने के लिए आपको पता है ऐसा थोड़ी रखेंगे, कैसे रखेंगे, इसको पहले लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो बी ए अपॉन 1 माइनस ए बाई बी, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, बताइए। बी को मैंने कॉमन कर लिया है, बी से बी कैंसिल, सी इक्वल है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 1 माइनस ए बाई बी, लिखा जा सकता है, बताओ बेटा, ठीक है। अब Yes, बताइए sir. अगर b Yes. टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो a बाई बी टेंस टू 0 हो जाएंगे। Yes, sir. इक्वल है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये रिलेशन मुझे कैपेसिटेंस का मिल रहा है, ठीक है क्या, बताइए। तो जब आपको सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी गिवन हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होने वाला है, बताइए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ओके। इसमें भी आपको ये पॉइंट दिख रहा है, द capacitance of an isolated sphere depends upon the size of sphere। आप साइज जितना बड़ा लेंगे आपको कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है बेटा, ओके। तो एक मेथड तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कि हम दोनों का पोटेंशियल निकालें अलग अलग, देन दोनों का डिफरेंस निकाल, या फिर मैं इस चीज को करने के लिए इस वाले रिलेशन को भी यूज कर सकता था कि बेसिकली वीए माइनस डीवी जो होगा वो ई डॉट डी आर के इंटीग्रेशन से भी ऑब्टेन किया जा सकता था, बताइए, ठीक है ना। बस ई क्या होता है यहाँ पर, इन दोनों कंडक्टर के बीच की फील्ड होती, तो मैं इस रिलेशन को भी यूज कर सकता था। चलिए अभी जरूरत नहीं पड़ी, देखते हैं आगे कहीं जरूरत पड़ती है तो यूज करते हैं। नेक्स्ट केस है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखिए प्रैक्टिकली जो साइज होता है कैपेसिटर का वो इतना लार्ज नहीं है जितना मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। काफी छोटे छोटे कैपेसिटर भी आपको इन साइज मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो अभी यहाँ पर मैंने एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपको दिखा दिया, इस पे मैंने चार्ज दे दिया है Q। लेट इसकी जो लेंथ है वो L है, एंड यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो लेंथ के कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल है। तो आप इसमें यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ वाला केस लगा सकते हैं फील्ड लिखने के लिए बिटवीन दीज टू कंडक्टर। क्यू चार्ज था, पूरे पूरे एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इतना ही चार्ज इस सिलेंड्रिकल शेल में भी है, यहाँ पर कितना माइनस क्यू, एंड ये भी एल लेंथ में पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पर, बताइए, ठीक है ना बेटा। यस सर। अगर मैं पूछूं कि जो
चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करना है, अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ तो कितना होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ दोनों कंडक्टर के लिए? तो अंदर वाले के लिए अगर बात करेंगे तो Q/L हो जाएगा, Yes. है ना? Q/L सिंपली यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। बाहर वाले की बात करेंगे तो माइनस क्यू तो बाई वो By -Q/L होगा सिंपली। अब बताइए, अच्छा इनके स्पेस में किस बीच में कहीं पर ये एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, देखिए ये एक पॉइंट मैंने लिया हुआ है, देख पा रहे हैं? yes. दिख रहा है ना? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी? यहाँ पर दोनों की क्रॉस सेक्शनल रेडियस भी देखिए, यहाँ पर ये जो इसकी रेडियस है, ये डायमीटर 2a लिया, रेडियस कितना a होगा, एंड इसकी रेडियस b है, ठीक है? आउटर जो सिलेंड्रिकल शेल है इसकी रेडियस b है, एंड इनर जो आपको एक सिलेंड्रिकल जो कंडक्टर दिख रहा है उसकी जो रेडियस है वो a मैंने कंसिडर की है। क्लियर? अब बताइए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाया हुआ, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ? सर रो बाय 2n। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आप लिखेंगे दिस विल बी 2k लैम्डा बाई r हो जाएगी, अगर मैं रेडियस r कंसिडर कर लूं यहाँ से यहाँ तक की। तो बताइए क्या ऐसा नहीं होगा? इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर वाला जो केस था, लीनियर चार्ज वाला, उसकी वजह से फील्ड का एक्सप्रेशन हमने ऐसा ही लिखा था कुछ। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी लेंथ Yes. बहुत लॉन्ग है एज कम्पेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन रेडियस, तो मैं इनफाइनाइट लेंथ वाला जो लीनियर चार्ज वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसका एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो 2k लैम्डा बाई स्मॉल r थी, ठीक है? इतनी फील्ड यहाँ पर इनके बीच के स्पेस में है। देन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए है दोनों के बीच का। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, अंदर वाले कंडक्टर को मैंने A बोल दिया है, बाहर वाले सिलेंड्रिकल शेल को मैंने B बोल दिया है। तो VA माइनस VB मुझे निकालना है। दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम RB टू RA नेगेटिव। ये बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। वैल्यू लिखूंगा मैं तो E है 2k लैम्डा बाई r। सारी प्रॉपर्टी वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr के बीच का सेपरेशन क्या है एंड ऑल, ठीक है? यहाँ पर इसको जब आप देखेंगे डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड थी, एंड आप यहाँ पर इनिशियल पॉइंट कौन सा लेके चल रहे हैं? बी से ए तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन लेके आ रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो एक बार नेगेटिव साइन आएगा, एज वेल एज dr नेगेटिव होगा। ये पॉइंट भी आपको कई बार यूज किया तो dr भी नेगेटिव होगा। तो दो नेगेटिव थे वो कैंसिल आउट हो गए, एक नेगेटिव यहाँ पर बचा हुआ। खैर, इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे, आरबी की वैल्यू स्मॉल b हो जाएगी, आर ए की वैल्यू स्मॉल a हो जाएगी। दिस इज माइनस 2k लैम्डा, ये सब तो कॉमन था, ln r लिमिट्स b टू a। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 2k लैम्डा, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ln a माइनस ln b है ना, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ln b एल एन माइनस बी ln a हो माइनस जाएगा। एल तो ln b बाई a बन जाएगा। ये एन बाई Yes, sir. वैल्यूज रख देते हैं। VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंडक्टर, डेल्टा V। ये इक्वल होगा टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू ln b बाई a हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी रख देते हैं, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बन रहा है, ln लैम्डा का मतलब है Q बाई L इंटू ln b बाई a। ये है डेल्टा V। बताइए ठीक है क्या? बोलो बेटा, कोई डाउट है इस पॉइंट पे? सर है क्या कोई डाउट? सर 1 मिनट। हाँ बोलो। सर वो जो सिलेंडर है बी, उस पे जो नेगेटिव चार्ज है सर, उसकी फील्ड नहीं लिखेंगे उस पॉइंट?
अच्छा ओके, चलो फिर याद दिलाता हूँ मैं। ये सिलेंडर है, मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, मैंने इसको कुछ चार्ज दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी चार्ज दे दिया मैंने। इसकी वजह से इसके अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड होगी क्या? नो सर, आ गया समझ में। सेम चीज है ना, बाहर होता पॉइंट तो उसकी फील्ड होती है ना। यस सर। ओके, इस पॉइंट तक आ गए थे हम लोग। अब हमें क्यू बाई डेल्टा वी चाहिए, तो क्यू बाई डेल्टा वी को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारा एक्सप्रेशन दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो क्यू बाई डेल्टा वी, बाकी सारे टर्म को आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये तो आ गया है इस तरफ, अपॉन में ln b बाई ए आया हुआ है। बताइए बेटा, ठीक है? ओके, तो आपको ये मिल रहा है कैपेसिटेंस दिस टाइम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल divided by ln b by a. This is the capacitance of cylindrical capacitor. ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब केस है यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इजी है बाकियों के कंपेरेटिवली बहुत, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बाय डिफॉल्ट दिखने वाला है। ओके, देखिए सीधा सा सिंपल सा केस है कि मैंने दो प्लेट्स ले रखी हैं। अगेन पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है बेटा, वो इन दोनों प्लेट्स के साइज के कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल है। मतलब अभी आपको यहाँ पे जो सेपरेशन दिख रहा है ना इनके बीच का, वो इतना स्मॉल नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकल केस में अगर मैं आपको ये सेम सिनेरियो दिखाऊं तो प्रैक्टिकल केस कुछ ऐसा है। ये जो प्लेट्स हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या? प्रैक्टिकल केस ही है। अब अच्छा बताइए, अगर प्रैक्टिकली इतनी क्लोज हैं ये दोनों प्लेट्स, तो क्या इनके बीच में जो फील्ड होगी उसके लिए हम सेम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं ना, जो हमने इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट के लिए यूज किया था, है ना बेटा? यस सर। यस तो सर। ये पॉइंट है बेसिकली ये दिखाने का मेरा कि आप इन दोनों प्लेट्स को अगर चार्ज देंगे तो इनके बीच के स्पेस में फील्ड लिखने के लिए आप सेम रिलेशन यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट्स वाला। बट अभी मुझे और भी कुछ चीजें दिखानी है, इसलिए मैंने इनको कुछ सेपरेशन पे दिखा दिया है। ठीक है, मैंने चार्ज दिया हुआ है इसको प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू। अच्छा, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस पता है कि अगर दो प्लेट्स होती प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज देते, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होता, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 0। दैट मीन यहाँ पर 0 चार्ज होता है, यहाँ पर 0 चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी का जो चार्ज है वो यहाँ पर होगा। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज पूरा पूरा इधर होता है, इस पे माइनस क्यू चार्ज पूरा पूरा यहाँ पर इस सरफेस पे होने वाला था, है ना? बताइए, ठीक है? प्लेट्स का एरिया भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ दैट द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट इज डी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्पेस आप क्या लिखेंगे बताइए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाती है ना? पता है ना, ये आपको याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनके बीच के स्पेस में अगर इतना है, यहाँ पे मैं फील्ड भी दिखा देता हूँ ये, तो बताइए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कौन बताएगा? ऐसा मत करो, आंसर दो। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सर Q इंटू R अपॉन एप्सिलॉन इंटू, ये वाला रिलेशन है ना? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना तो हम सीधे ये रिलेशन यूज करते हैं, तो वही रिलेशन यहाँ पर यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस तो लिख ही सकते हैं ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉइंट ही नहीं है अभी। मैं तो बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ई मैग्नीट्यूड लेंगे सिंपली, इनटू बीच का सेपरेशन कर देंगे, बीच का सेपरेशन कितना है? डी है, तो बीच का सेपरेशन डी ले दिया है। देन ऑब्वियसली
कि ये वाली जो प्लेट आपको प्लेट 1 दिख रही है ये हाई पोटेंशियल पे होगी, ये वाली प्लेट 2 लो पोटेंशियल पे होगी, क्योंकि 1 से 2 की तरफ फील्ड डायरेक्टेड है, फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाने पर पोटेंशियल कम होता है। तो ये भी पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स इज QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। आप यहाँ से इसको अरेंज करिए, Q बाई डेल्टा V इस तरफ रखिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट इस तरफ रखिए। Q बाई डेल्टा V कितना आ गया है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ गया है, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस। ये आपको कैपेसिटेंस मिल रहा है, बताइए ठीक है? ओके ठीक है भाई, ये कैपेसिटेंस का आपको रिलेशन मिल रहा है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको दिख रहा है कि कैपेसिटेंस किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। ये देखिए पूछा भी जाता है, स्कूल लेवल पे भी पूछा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो अभी फॉर नाउ आप क्या बोल सकते हैं कि प्लेट्स के साइजेस पे एरिया जितना लार्ज कैपेसिटेंस उतना लार्ज, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी क्लोज होंगी प्लेट्स कैपेसिटेंस उतना लार्ज होगा। ठीक है, एक और फैक्टर है बट उसकी बात अभी नहीं कर सकते, अभी उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट Yes. पॉइंट देखिए कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करेंगे। जैसे कि हमने रजिस्टर को यूज करने के लिए सिंबल यूज कर रखा था, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही कैपेसिटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देख पा रहे हैं? ओके, यस समटाइम्स आपको ऐसा भी ये सिंबल बना हुआ दिख सकता है कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर, कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर। ओके, दोनों सेम सेंस लेकर के चल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है समझते हैं इसको। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी कैपेसिटर का। मैंने अभी यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही ले लिया है। ठीक है, अभी अच्छा बताइए, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, अभी मैंने माना हुआ है कि इनिशियली इस पे जो चार्ज है वो 0 है, एज वेल एज इस पे भी जो चार्ज है वो 0 है। कोई भी चार्ज नहीं है दोनों प्लेट पर, तो कोई भी फील्ड नहीं होगी, है ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं होगी। यही है ना? ठीक है भाई, बताइए समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? यस सर। मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि Yes. मुझे इसको क्या करना है, इसके अंदर एनर्जी को स्टोर करना है। अब एनर्जी को स्टोर करने का मतलब क्या है कि भाई जब आप किसी स्फेयर को चार्ज देते थे, उस पे चार्ज जब आ जाता था तो फाइनली हमने कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिफाइन की थी ना, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी एक सिंगल आइसोलेटेड स्फेयर के लिए, याद है आपको? यस सर। यस तो सिमिलर मैनर में जब हम किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर की है। तो हम जब एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें इसको चार्ज देना है। तो मैं इसको चार्ज देने जा रहा हूँ। लेट इनिशियली 0 चार्ज था दोनों ही प्लेट पर। मैं इस वाले प्लेट को टोटल Q चार्ज देना चाहता हूँ एंड इसको टोटल -Q चार्ज देना चाहता हूँ। फाइनल स्टेट ये होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब पॉइंट समझिए यहाँ पर कि क्या इस कैपेसिटर पे नेट चार्ज पहले भी 0 था, एंड जब आप इसको चार्ज देने की बात कर रहे हैं तो भी नेट चार्ज तो 0 ही है या नहीं है? यस सर। तो नेट चार्ज तो दोनों स्टेट में ही 0 है। डिफरेंस कहाँ पर आया? डिफरेंस ये आया कि बेसिकली आप जब चार्जिंग की बात करें तो आप चार्ज नहीं दे रहे हैं, एक्चुअल में आप चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं दोनों प्लेट्स पर। आप अल्टीमेटली अगर इस वाली प्लेट से लेकर के लगातार चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ट्रांसफर करते रहो तो थोड़े टाइम बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर -Q चार्ज आ गया है, यहाँ पर +Q चार्ज आ गया है। बताइए, ऐसा ही तो हो रहा है कुछ? यस सर। ठीक है क्या बेटा? तो लगातार हमने एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज का ट्रांसफर किया है, किसी भी तरीके से किया है। वो ट्रांसफर फिजिकल ट्रांसफर है या बाय सम
अदर मेथड यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर हुआ, वो अभी पॉइंट नहीं है मेरा। अल्टीमेटली चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, ऐसा हम कन्वेंशनली ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इनिशियली 0 था, फाइनली मैंने टोटल क्यू चार्ज इस वाली प्लेट 2 से प्लेट 1 को ट्रांसफर कर दिया है। तो कितना वर्क मुझे करना पड़ा होगा इस चार्ज को ट्रांसफर करने में, वो जो वर्क होगा ना, वही तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने वाला है विद इन दिस कैपेसिटर। बताइए, ठीक है ना। कितना वर्क होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे चार्ज क्यू को ट्रांसफर करने के लिए, तो इसको समझते हैं। पहले मैंने कोई इंटरमीडिएट स्टेट पहले ले ली है। उस इंटरमीडिएट स्टेट में मैंने मान लिया है कि लेट माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर था, प्लस क्यू यहाँ पर था। ठीक है बेटा। प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है उसको v कंसीडर कर दिया है। v का जो रिलेशन होगा ना इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पे जो v का रिलेशन होगा वो इक्वल होने वाला है। किसके इक्वल होने वाला? देखिए ऊपर वाला रिलेशन यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स लिखा था, जब दोनों पे क्यू चार्जेस थे, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो वो क्या होगा? ये होगा स्मॉल क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है ना यहाँ तक? बताइए। Yes, sir. इस इंस्टेंट पे जब दोनों ही प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v था, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लेट 2 से प्लेट 1 पे dq चार्ज को लेकर के जाना है, तो इस dq चार्ज को आप v पोटेंशियल पे मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ता? स्मॉल वर्क डन होता। कितना होता? तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स जिनके बीच में आपने उसको मूव कराया है। आपने v पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में dq चार्ज को मूव कराया है, तो आपने कितना वर्क किया? dq इंटू v। यही तो होता था, है ना। Yes, sir. dq इंटू v, v है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर इस रिलेशन को ऐसे ही रहने दो, बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट है। देखिए ये लिखा है 1/c इंटू क्यू इंटू डी क्यू, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये c था तो मैंने इसको 1/c लिख दिया। ये रिलेशन आपको स्मॉल वर्क डन का मिल रहा है। स्मॉल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो आप इस वाले रिलेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको आप रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, क्यू की इनिशियल वैल्यू 0 थी एंड फाइनली आपने टोटल कैपिटल क्यू चार्ज ट्रांसफर कर दिया है, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन जो मिल रहा है दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। इतना वर्क डन आपको फाइनली यहाँ पर करना पड़ेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने में, है ना। सॉरी, कैपेसिटर को चार्ज करने में नहीं, इस तरह से चार्ज को ट्रांसफर करने में मैंने बोला है। एंड यही जो चार्ज है, यही जो वर्क डन है, ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी इनिशियली 0 थी, फाइनली इतनी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही मैं लिख रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। बट फाइनल वाली आपको ये दिख रही है, इनिशियल क्या थी? 0 थी। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना। अब ये क्यू स्क्वायर बाई 2c को और भी कुछ डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है क्यू स्क्वायर बाई 2c, उसमें अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो फाइनली यहाँ पर आने वाला है, लेट वो v ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इन टर्म्स ऑफ v मैं यहाँ पर क्या लिखता, देखिए q बाय v इक्वल होता ना फाइनली c के। इस वाले डायग्राम को देखिए, q होता चार्ज ऑन ईच प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, यही तो होता कैपेसिटर, होता ना। बोलो तो, अरे बोलो भाई, कुछ तो Yes, बोलो, sir. आवाज ही Yes, नहीं आ रही sir. यार। Yes, sir. तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? C इंटू वी लिखी जा सकती है ना। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो। Q इक्वल टू C भी लिखा जा सकता था, आप यहाँ पे लिख दीजिए Q इक्वल टू C भी, तो ऊपर बनेगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये हाफ CV स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा। एज वेल एज आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर चाहें अगर तो C की जगह Q बाई V लिख दीजिए, C की जगह Q बाई V लिख दीजिए इस वाले रिलेशन में। तो ये क्या बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा हाफ Q इंटू V। क्या बन जाएगा ये? सिंपली
half Q into V. ये फाइनल रिलेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगे फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, कि अल्टीमेटली इतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर। तो मैं बोल रहा हूँ इफ अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ पर स्टोर है, तो कहाँ पर स्टोर है इस वर्ड का क्या मतलब हुआ समझिए आप। जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं या उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। कहाँ पर, किस फॉर्म में स्टोर है? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन या इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन स्टोर है उसके अंदर। ऐसे ही होता है ना, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। किस फॉर्म में? तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली हाइट के फॉर्म में, हाइट जो आपने उसको एडिशनल प्रोवाइड कर रखी है उसके फॉर्म में। तो इसी तरह से यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द प्लेट्स, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो हम बोल रहे हैं दिस एनर्जी is stored in the form of this energy stored in the form of electric field between the plates. ओके ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? Yes, अगर ये क्लियर हो गया तो अब यहीं पर इसी पॉइंट से डिराइव्ड है एक पॉइंट और, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी कहाँ पर स्टोर है आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी फिर? तो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली टोटल हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इतनी एनर्जी स्टोर थी। इतनी एनर्जी कितने स्पेस में स्टोर है? तो आपको ये कैपेसिटर गिवन था, हमने तो इसका एरिया ए कंसिडर कर रखा था, बीच का स्पेस डी कंसिडर कर रखा था। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पेस में है? यहीं पे तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए, है ना? इस स्पेस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो बेटा। yes, कितना sir. वॉल्यूम होगा, कितना वॉल्यूम होगा जहां पर एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है? आपको एक्चुअल में इलेक्ट्रिक A फील्ड जहां into पर D. A into D. ए इंटू डी, तो आप क्या बोलेंगे कि बेसिकली ए इंटू डी वॉल्यूम के अंदर ये एनर्जी स्टोर्ड है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी है, ये तो पूरे इस वॉल्यूम के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। बताइए, समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिख रहा है ए इंटू डी, टोटल एनर्जी आपको मिल रही है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो बताइए यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? एनर्जी स्टोर इन यूनिट वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही करेंगे। बताइए, ठीक है ना? इस Yes, क्वांटिटी sir. को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को मैं क्यू को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ सिंपली। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी बिटवीन द प्लेट्स वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए थी, तो मैं क्यू को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। तो आप क्यू के ये एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इंटू ए डी, मल्टीप्लाई में थे, सी का मतलब है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू ए था इंटू डी था, ये बन रहा है। कैंसिल कर दीजिए, जो भी कैंसिल हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सिंपली दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। एनर्जी
stored in unit वॉल्यूम। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैलिड नहीं है, कहीं पे भी पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अगर कहीं भी किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो उस स्पेस में आप बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एंड उस पोटेंशियल एनर्जी को आप इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। फील्ड कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है, ये मैटर नहीं करेगा। अगर कहीं पे फील्ड है तो एनर्जी इसी रेशियो के इसी रिलेशन से निकाली जा सकती है, इसी रिलेशन से डिराइव की जा सकती है। ठीक है, इफ अ बैटरी जिसका ईएमएफ E है इज यूज्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, देन अभी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई कैपेसिटर था, ठीक है ना, एंड लेट ये कैपेसिटर था एंड बेटा इस कैपेसिटर को मैंने फाइनली Q चार्ज प्रोवाइड किया था, फाइनली V पोटेंशियल डिफरेंस था इसकी प्लेट्स के बीच में। तो इसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई थी वो हाफ Q स्क्वायर बाई C के फॉर्म में, इसका कैपिटल C है अगर तो Q स्क्वायर बाई C लिखा जा सकता है, या फिर हाफ CV स्क्वायर लिखा जा सकता है, या फिर हाफ QV लिखा जा सकता है ना, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। अब वो चार्ज कैसे आया है, कहाँ से आया है, ये अभी मुझे नहीं पता कुछ, मुझे तो ये पता है कि चार्ज का इस तरह से यहाँ पर कुछ एक्सचेंज हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में। अब पॉइंट क्या है कि लेट अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कोई बैटरी ने किया होता है, बैटरी कैसे कर सकती है सेम प्रोसेस, समझिए। लेट मैंने एक न्यूट्रल कैपेसिटर ये ले लिया एंड इस न्यूट्रल कैपेसिटर को देख रहे हैं ना, इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। इस न्यूट्रल कैपेसिटर को इस तरह से एक बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है। अभी तो मैंने की को क्लोज नहीं किया है, मैंने जैसे ही की को क्लोज किया वैसे ही अब क्या होगा, यहाँ पर लेट इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई है। आइडियल केस मैंने अभी कंसिडर कर रखा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर बेसिकली अगर मैं मान लूँ कि लेट, मैंने आपको बताया था कि ओपन सर्किट है तो चार्ज फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसका कंडीशन कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज निकला उतना ही नेगेटिव टर्मिनल से आना चाहिए वापस। तो ये प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। लेट देखते हैं, मान लेते हैं सपोज कि यहाँ से क्यू चार्ज मूव करके गया, क्यू चार्ज यहाँ से जाएगा, इस प्लेट पे क्यू चार्ज आ गया, मान लिया मैंने, ठीक है। इस पे क्यू चार्ज आया, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे, इनिशियली तो दोनों ही प्लेट्स न्यूट्रल थी, इस पे क्यू एडिशनल आ गया तो उसके सामने वाली सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया है। बताओ, टोटल चार्ज पे 0 था, माइनस क्यू अगर यहाँ पर इंड्यूस हो गया तो प्लस क्यू यहाँ से एडिशनल लॉट आया है सेल पे। ऐसा हो सकता है क्या साइकिल? यस। तो आपको जब कैपेसिटर कनेक्टेड दिख रहा है तो कैपेसिटर के केस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि चार्ज का क्लोज साइकिल यहाँ पर पॉसिबल है जब हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट कि हम एक बैटरी को यूज कर सकते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। इस पार्ट में अभी आगे आएंगे, चैप्टर का लास्ट पार्ट में पूरा सब यही है, कैपेसिटर की चार्जिंग बाय द बैटरी, इस तरह के केसेस हैं। अभी वो कंसर्न नहीं है, अभी कंसर्न क्या है कि मैंने अल्टीमेटली इस तरह से चार्ज को फ्लो कराया है विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड इस वजह से यहाँ पर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे चार्ज आ गया। एनर्जी स्टोर्ड अगर आपको लिखनी होगी इस केस में कैपेसिटर में कितनी है, तो आपको पता है कि रिलेशन क्या है हमारे पास, तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को देखिए, वी क्या था, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में जब आपने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, देन जब एक बार ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया उसके बाद तो आपको पता है इसकी प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई के इक्वल हो चुका है। इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो ई के इक्वल हो चुका है? यस सर। एंड देन उसके बाद तो यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है,
तो सिंपली ई यहाँ पर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखेंगे इस कैपेसिटर में स्टोर्ड, तो आप हाफ CE स्क्वायर रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। यस सर। इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। अच्छा आपसे मैं पूछूं, बताइए वर्क डन बाई बैटरी कितना है? वर्क डन बाई बैटरी ये कितना होगा? हाफ सी सर। नहीं भाई, वर्क डन बाई बैटरी का रिलेशन एक ही होता है। मैंने आपको जब बैटरी वाला केस बताया था तब मैंने बोला था कि कभी भी किसी भी केस में अगर हम EMF E देख रहे हैं, Q चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो Q इंटू ई, Q चार्ज अल्टीमेटली फ्लो कराया बैटरी में, है ना। E इसका EMF था, तो वर्क डन बाई बैटरी हमेशा Q इंटू ई होता है ना। ये रिलेशन Yes, देखिए, रिवाइज करिए Yes, थ्योरी। sir. QE, Q का मतलब है, Q का मतलब क्या है, तो यहाँ से देखिए C बाई V इक्वल होता है ना E के, क्या लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि Q बाई E इक्वल होगा ना C के। यस सर। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, Q इज द चार्ज, E इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q बाई E इज द C, होगा ना, Yes, sir. ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप Q की जगह पर CE लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा CE स्क्वायर। डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों ही क्वांटिटीज में? यस सर। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है बैटरी ने वर्क किया है CE स्क्वायर, बट कैपेसिटर में जो स्टोर है वो तो सिर्फ हाफ है, तो हाफ CE स्क्वायर यहाँ पर इस केस के अंदर। बाकी डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे जहां पर और भी वेरिएशन हो सकता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टोटल वर्क डन जो बैटरी ने किया है उससे कुछ कम एनर्जी ही कैपेसिटर के अंदर स्टोर है ना। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहाँ गया? ये डिफरेंस जो है ये हीट के फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में सिस्टम के अंदर इतनी एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी, तो हम बोल रहे हैं ये लॉस इन एनर्जी है। ये मेजरली हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। जब भी हम कोई भी एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं? हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो गई, ठीक है, समझ पा रहे हैं? Yes, sir.